इंडिया में ना जब भी कोई बच्चा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी शुरू करता है तो ये सिर्फ उसकी अकेले की जर्नी नहीं होती। बिल्कुल नहीं, पूरा परिवार उसके साथ तैयारी करता है, जगता है। हाँ वही तो। मतलब हमने और आपने ऐसी कितनी ही कहानियां सुनी होंगी जहां किसी ने खेती बेच दी या किसी ने अपने गहने गिरवी रख दिए या फिर बैंक से हेवी लोन ले लिया सिर्फ इसलिए ताकि बच्चा कोचिंग जा सके। सही बात है। एक आम इंडियन फैमिली का ये सबसे बड़ा सपना होता है कि उनका बच्चा डॉक्टर बने। एग्जैक्टली और बचपन से ही ना दिमाग में एक बात फीड कर दी जाती है कि अगर तुम पूरी ईमानदारी से मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। पर अब थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचिए, क्या फायदा ऐसी दिन रात की मेहनत का जब एग्जाम होने से पहले ही किसी दूसरे को एक गारंटीड पेपर मिल चुका हो। गारंटीड पेपर जिसके लिए उसने शायद 5 या 10 लाख रुपए दिए हो। राइट। मतलब एक बच्चा अपनी आंखें फोड़ रहा है किताबें रट रट कर और दूसरा बच्चा आराम से व्हाट्सएप पर एग्जाम से 24 घंटे पहले आई हुई आंसर की रट रहा है। आज का हमारा मुद्दा सीधे तौर पर यही है। आज की इस डीप डाइव में हम नीट 2026 पेपर लीक और उन लाखों टूटे हुए सपनों पर चर्चा करेंगे। ओके, लेट्स अनपैक दिस। ये कितना सीरियस इशू है? देखिए, अगर हमें लगता है कि ये सिर्फ एक किसी टेस्ट सेंटर की छोटी मोटी गड़बड़ी है तो हम गलत हैं। ये उससे बहुत बड़ा है। तो यानी ये पूरा सिस्टम का डीप फेलियर है। बिल्कुल। इस चर्चा का हमारा मेन मकसद यही है कि हम इस पूरे चीटिंग इकोसिस्टम को समझ सकें। आखिर 600 मार्क्स तक दिलाने वाला पेपर ऐसे हवा में लीक कैसे हो जाता है? और इस अंडरग्राउंड इंडस्ट्री के पीछे लोग कौन हैं? सबसे अहम बात तो यह है कि हमारे देश की आने वाली जनरेशन पर इसका क्या असर पड़ेगा। सही कहा। तो अगर हम बेसिक से शुरू करें, मतलब एग्जाम से पहले कोचिंग सेंटर्स अपने बच्चों को गेस्ट पेपर्स देते हैं ना, वो तो हमेशा से होता आया है। हाँ, मॉडल टेस्ट पेपर्स या गेस्ट पेपर्स तो कॉमन प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं। पर नीट 2026 के ठीक एक दिन पहले जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के प्राइवेट ग्रुप्स में जो पीडीएफ घूम रही थी ना, उसमें और एक नॉर्मल गेस्ट पेपर में जमीन आसमान का फर्क था। वो एक्चुअली एक गेस्ट पेपर था ही नहीं। वही तो। जब एक्चुअल एग्जाम खत्म हुआ और लोगों ने पेपर मैच किया तो एग्जैक्टली 120 से ज्यादा क्वेश्चंस बिल्कुल वर्ड टू वर्ड मैच कर गए। बाप रे, 120 क्वेश्चंस। हाँ, बायोलॉजी के लगभग 90 क्वेश्चंस तो कॉपी पेस्ट थे। मतलब उनके ऑप्शंस का सीक्वेंस ABCD तक चेंज नहीं किया था उन्होंने। हाँ। और केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस बिल्कुल सेम थे। मतलब जिसके पास भी एग्जाम से एक रात पहले ये PDF पहुंच गई, उसके तो सीधे 600+ मार्क्स गारंटीड हो गए। एग्जैक्टली। अब सोचिए, एक बच्चा 2 साल से अपने रूम में बंद होकर पढ़ रहा है, उसको दुनियादारी का कुछ नहीं पता। और दूसरे किसी अमीर बच्चे ने एग्जाम से एक रात पहले 10 लाख रुपए दिए और फुल मार्क्स खरीद लिए। ये तो वही बात हुई ना कि रेस शुरू होने से पहले ही किसी ने आकर फिनिश लाइन क्रॉस कर ली। क्या हम इसको जेन्युइनली कंपटीशन बोल सकते हैं अब? बिल्कुल नहीं बोल सकते। और यहाँ पर सबसे फैसिनेटिंग और डरावनी बात यह है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि गेस्ट पेपर मैच हो गया। तो फिर ये होता कैसे है? टेस्टिंग एजेंसीज तो क्लेम करती हैं कि उनके पेपर्स मल्टी लेयर सिक्योरिटी में होते हैं, है ना? GPS क्रैक ट्रंक्स, डबल लॉक सिस्टम, ये सब क्लेम तो करते हैं, लेकिन एक हाईली सिक्योर पेपर जब एग्जाम सेंटर तक पहुंचता है तो उसे कई फिजिकल और डिजिटल लेयर्स क्रॉस करनी पड़ती हैं, और यहीं पर वो वल्नरेबल पॉइंट्स आते हैं। अच्छा, मतलब रास्ते में कहीं लीक होता है? हाँ, या तो ट्रांजिट के दौरान, या सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं प्रिंटिंग प्रेस के लेवल पर। जब पेपर एक्चुअली फिजिकली प्रिंट हो रहा होता है तो वहां से कोई करप्ट इनसाइडर, मतलब उनका अपना ही कोई आदमी, उसकी फोटो खींच लेता होगा। एग्जैक्टली। या तो तस्वीर निकाल लेता है या डिजिटल मास्टर कॉपी चुरा लेता है, फिर उसी को स्कैन करके एक क्लियर PDF बनाते हैं और टेलीग्राम जैसे एनक्रिप्टेड ऐप्स पर डाल देते हैं। टेस्ट की कॉन्फिडेंशियलिटी तो वहां बिल्कुल जीरो हो गई। ये तो किसी आम इन्विजिलेटर के बस की बात नहीं लगती। बिल्कुल नहीं, ये एक प्रॉपर सोची समझी साजिश है। सिस्टम के अंदर के लोगों की मिली भगत के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, और इस पूरे काम का रेट फिक्स होता है, जैसे 5 लाख से 10 लाख रुपए। एक बात मुझे यहां थोड़ी अजीब लगती है। Here's where it gets really interesting. ये 5-10 लाख का लेन देन होता कैसे है? एक तरफ बेचारे पेरेंट्स बैंक की लाइन में लगकर पढ़ाई का लोन पास करवा रहे हैं और दूसरी तरफ ये अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट चल रही है। ये पूरा एक पैरेलल इकोनॉमी बन चुका है। हाँ, मुझे तो ये किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की सप्लाई चेन लग रही है। पहले तो पेपर लीक एक छोटा मोटा इंसिडेंट होता था किसी एक सेंटर पर, अब ये इंडस्ट्री कैसे बन गया? देखिए, राजस्थान के SOG यानी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने जब इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी ना, तो उन्होंने लगभग 13 लोगों को अरेस्ट किया। 13 लोग?
उसमें कौन कौन थे? स्टूडेंट्स? नहीं नहीं, आम स्टूडेंट्स नहीं। इसमें कोचिंग माफियाज थे, प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी थे और प्रोफेशनल मिडलमैन शामिल थे। ओह वाह, प्रॉपर गैंग। एकदम प्रॉपर गैंग। इसको आप एक इलीगल ई कॉमर्स कंपनी की तरह समझिए। इसका एक मेन डिस्ट्रीब्यूटर होता है टॉप पर, फिर उसके नीचे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एजेंट्स होते हैं। अच्छा, तो ये एजेंसी आगे बच्चों को ढूंढते हैं? हाँ, ये सीधे उन कोचिंग सेंटर्स से सेटिंग करते हैं जहाँ ऐसे पैसे वाले पेरेंट्स आसानी से मिल जाएं, और पेमेंट ज़्यादातर कैश में होती है ताकि कोई डिजिटल फुटप्रिंट ना हो, या फिर हवाला के जरिए। ताकि ट्रैक करना मुश्किल हो जाए। राइट। और बातचीत के लिए आम व्हाट्सएप नहीं, बल्कि टेलीग्राम के वो मैसेजेस यूज होते हैं जो अपने आप डिलीट हो जाते हैं। ऑटो डिस्ट्रैक्ट मैसेजेस, सही है। लेकिन इसका स्केल कितना बड़ा था? सिर्फ राजस्थान में ही था ये सब? कि नेटवर्क सिर्फ राजस्थान के एजुकेशन हब्स जैसे चूरू और सीकर तक लिमिटेड नहीं था। ये पेपर वहां से निकलकर उत्तराखंड और यहाँ तक कि साउथ में केरला तक पहुंच गया था। केरला तक? बाप रे, मतलब नॉर्थ से साउथ पूरा कवर कर लिया है लोगों ने। बिल्कुल। और सिर्फ पेपर लीक नहीं, इस पैरेलल मार्केट में अब डमी कैंडिडेट्स वाला काम भी बहुत एडवांस्ड हो गया है। वेट, रियली? डमी कैंडिडेट्स? पर आजकल तो एग्जाम सेंटर पर फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक स्कैन होता है ना, तो कोई किसी और की जगह कैसे बैठ सकता है एग्जाम देने? यहीं पर चीटिंग माफियाज अथॉरिटीज से एक कदम आगे निकल गए हैं। अब वो शक्ल मिलने वाले लोग नहीं बिठाते, प्रॉपर बायोमेट्रिक फॉर्जरी होती है। बायोमेट्रिक फॉर्जरी मतलब फिंगरप्रिंट फेक कर देते हैं? हाँ, सिलिकॉन के नकली अंगूठे बनाए जाते हैं जिन पर ओरिजिनल बच्चे का फिंगरप्रिंट छाप दिया जाता है। अरे वाह, ये तो किसी हॉलीवुड मूवी जैसा लग रहा है। सही में। और एडमिट कार्ड्स की फोटो को एडवांस सॉफ्टवेयर से मॉर्फ करते हैं, यानी ओरिजिनल बच्चे और डमी कैंडिडेट की शक्ल को मिलाकर एक नई फोटो बनाते हैं जो थोड़ी थोड़ी दोनों जैसी दिखती है। ये तो सच में एक पूरी पेपर लीक इंडस्ट्री चल रही है। पर क्या ये अचानक से हुआ है? नहीं, अचानक नहीं। अगर आप पिछले कुछ सालों की हिस्ट्री देखें तो ये सब एक ही पैटर्न का हिस्सा है। जैसे यूपी पुलिस का एग्जाम लीक हुआ, बिहार टीचर्स वाला एग्जाम, एसएससी, रेलवे, सीयूईटी, और पिछले साल नीट 2024 वाला मुद्दा जिसमें ग्रेस मार्क्स और इन्फ्लेशन वाला बवाल सुप्रीम कोर्ट तक गया था। हाँ याद है, वो भी बहुत बड़ा इशू था। तो ये सारे इंसिडेंट्स एक ही चेन का हिस्सा हैं। जब डिमांड लाखों में हो और सीट सिर्फ कुछ हजार, तो नेचुरली एक ब्लैक मार्केट डेवलप हो जाती है। इसे सोशियोलॉजी में कोलैप्स ऑफ मेरिट कहा जाता है। कोलैप्स ऑफ मेरिट यानी काबिलियत का बिल्कुल खत्म हो जाना। एग्जैक्टली। जब सिस्टम इतना वीक हो जाए कि पैसे वाले शॉर्टकट मार लें, तो मेहनत करने वालों की अहमियत कहाँ बचेगी? सही कहा। लेकिन जब ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया, टेलीग्राम पर पेपर घूम रहा था, एसओजी अरेस्ट कर रही थी, तो इस पर एग्जाम करवाने वाली बॉडी यानी एनटीए का इनिशियल रिएक्शन क्या था? एनटीए ने तो ऑब्वियसली एक्शन लिया होगा ना तुरंत। वही तो सबसे डिसअपॉइंटिंग पार्ट है। शुरू में एनटीए ने इस बात को पूरी तरह से डिनाई कर दिया। डिनाई कर दिया? एनटीए ने माना ही नहीं कि पेपर लीक हुआ है? नहीं, उन्होंने साफ कह दिया कि ये सब सिर्फ सोशल मीडिया की अफवाहें हैं। उनका क्लेम था कि एग्जाम पूरी तरह ट्रांसपेरेंट रहा है और उनके सिक्योरिटी सिस्टम में कोई चूक नहीं हुई है। सिस्टम हमेशा पहले डिनाई मोड में ही क्यों रहता है? क्योंकि एनटीए जैसी एजेंसी के लिए एक पेपर लीक एक्सेप्ट करने का मतलब है अपना पूरा फेलियर और इनकॉम्पिटेंस एक्सेप्ट करना। लेकिन आज का जमाना डिजिटल है। जब एसओजी ने टेलीग्राम की चैट हिस्ट्री, टाइम स्टैम्प्स और हवाला पेमेंट्स के डिजिटल सबूत पब्लिक डोमेन में लाना शुरू किया, तो उनका झूठ पकड़ा गया। बिल्कुल। और उसके ऊपर से ऑपोजिशन पार्टीज ने भी इस मुद्दे को आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी और बाकी ऑपोजिशन नेताओं ने इस मुद्दे को डायरेक्टली पार्लियामेंट और नेशनल मीडिया में जोर शोर से उठाया। हाँ, और उन्होंने सीधे तौर पर गवर्नमेंट और एनटीए की अकाउंटेबिलिटी मांगी। सही बात है। तो जब एक तरफ डिजिटल एविडेंसेस का पहाड़ बन गया और दूसरी तरफ सोसाइटी और पॉलिटिकल लीडर्स का इतना भारी प्रेशर पड़ा, तब जाकर गवर्नमेंट को होश आया और उन्हें मानना पड़ा कि गड़बड़ी हुई है। और इस पॉलिटिकल प्रेशर और क्लियर डिजिटल एविडेंस के बाद आखिरकार क्या फैसला लिया गया? एग्जाम कैंसिल हुआ? हाँ, आखिर में नीट 2026 को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया और अब ये केस ऑफिशियली एक नेशनल स्कैम घोषित होकर सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप दिया गया है। ओ, मतलब अब सीबीआई जांच कर रही है, एनटीए इनसाइडर्स की भी? हाँ, बिल्कुल। उन अधिकारियों की भी जांच हो रही है क्योंकि अंदर की मदद के बिना ये नेटवर्क ऑपरेट कर ही नहीं सकता। सो
व्हाट इज दिस ऑल मीन? अब उन बच्चों का क्या होगा? चलो सीबीआई केस सॉल्व कर लेगी, क्रिमिनल्स जेल चले जाएंगे, पर एक स्टूडेंट के नजरिए से सोचिए, एक बच्चे ने अपना 100% दिया, 2 साल फोन नहीं छुआ, पार्टीज में नहीं गया, और उसको अचानक एनटीए एक नोटिस भेजकर बोल दे कि भैया गेम रीसेट हो गया है, वापस ग्राउंड जीरो से पढ़ाई शुरू करो। ये तो मेंटल टॉर्चर है। बहुत बड़ा इमोशनल टॉर्चर है। चलो पहली फीस एडजस्ट हो जाएगी, 45 से 60 दिन के अंदर नया एग्जाम हो जाएगा, नए एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे, पर उस बच्चे की मेंटल स्टेट का क्या होगा? उसको तो यही लगेगा ना कि उसकी मेहनत की कोई वैल्यू ही नहीं है। ये आपने बहुत गहरा और सच्चा पॉइंट उठाया है। सबसे बड़ा नुकसान पैसे या टाइम का नहीं होता है, सबसे बड़ा नुकसान होता है ट्रस्ट क्राइसिस। ट्रस्ट क्राइसिस मतलब बच्चों का भरोसा टूट जाना। हाँ, देखिए, एक स्टूडेंट जब पढ़ाई शुरू करता है तो वो सिस्टम के साथ एक तरह का अग्रीमेंट करता है दिमाग में कि अगर मैं ईमानदारी से पढ़ूंगा तो मुझे सीट मिलेगी, फेयर कंपटीशन होगा। राइट। पर जब उसे दिखता है कि यहाँ तो फेयर कंपटीशन जैसा कुछ है ही नहीं, सब बिकाऊ है, तो उसका दिल टूट जाता है। वो वापस उतनी मेहनत और फोकस ला ही नहीं पाता, और इसका लंबा असर हमारे देश पर पड़ेगा। देश पर कैसे? देखिए, इंडिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? हमारी यूथ, यानी हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड। अगर हम इन युवाओं को एक साफ और ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं दे पाए तो इनके अंदर सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा भरेगा, और तब ये डेमोग्राफिक डिविडेंड बनने की बजाय एक डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा। डेमोग्राफिक डिजास्टर, सही में सुनकर ही डर लग रहा है, और लगता भी है कि हम इस डिजास्टर की तरफ ही बढ़ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हाँ। तो इस चर्चा को अगर हम थोड़ा समेटें तो क्लियर पिक्चर क्या निकल के आती है कि नीट 2026 का ये लीक किसी एक सेंटर इन्विजिलेटर की बेवकूफ़ी नहीं थी। ये एक बड़ा मल्टी स्टेट स्कैम था जिसमें व्हाट्सएप, कोचिंग माफिया और करप्ट गवर्नमेंट इनसाइडर्स सब मिले हुए थे। बिल्कुल, और एनटीए जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। सही कहा, और अब ये सीबीआई के हाथों में है। सुनने वालों को, खास तौर पर पेरेंट्स और आम लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि देश का सलूशन सिर्फ चंद अरेस्ट्स में नहीं है। 13 लोग अरेस्ट होंगे, कल को 13 नए आ जाएंगे, सिस्टम वैसा ही रहेगा। वही मेन पॉइंट है, जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा लूप होल्स निकलते रहेंगे। तो एक्चुअली में सलूशन है क्या? सोल्यूशन है टेक ड्रिवन ट्रांसपेरेंसी। देश को अब स्ट्रॉन्ग डिजिटल ऑडिट्स और एंड टू एंड इंक्रिप्शन की जरूरत है एग्जाम सिस्टम्स में। डिजिटल ऑडिट का मतलब है कि पेपर क्रिएट होने से लेकर टेस्ट सेंटर के स्क्रीन तक आने की हर सिंगल स्टेप वेरीफाई हो। अगर 1 सेकंड के लिए भी डेटा चेन टूटती है तो सिस्टम आगे बढ़ने ही ना दे। हमारी टेस्टिंग एजेंसीज को टोटली ओवरहॉल करने की जरूरत है। सही। ऐसा रोबस्ट सिस्टम चाहिए जो इंडिपेंडेंट निगरानी में हो, ताकि आम आदमी का भरोसा वापस जीता जा सके। ये हमारे आने वाली जनरेशन के फ्यूचर का सवाल है। बिल्कुल। और इस फ्यूचर से जुड़ा एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिस पर हर आम इंसान को सोचना चाहिए। एक प्रोवोक करने वाली चीज है जो मैं यहाँ छोड़ना चाहूंगी। हाँ, प्लीज बताइए। अगर आज का हमारा मेडिकल एग्जाम सिस्टम ही इतना इजीली हैक हो सकता है तो इसका मतलब है कि बहुत से ऐसे बच्चे एडमिशन ले लेंगे जो इस फील्ड के लायक ही नहीं है। पैसा फेंककर तमाशा देखने वाले लोग। एग्जैक्टली। तो अब आगे चलकर क्या हम उन डॉक्टर्स पर सच में भरोसा कर पाएंगे जिन्होंने पढ़ाई और मेहनत से नहीं बल्कि 10 लाख रुपए देकर डिग्री खरीदी हो? बाप रे। आप सोचिए, जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर हमारी फैमिली का कोई एडमिट होगा और सामने वो डॉक्टर होगा जिसने नीट का पेपर खरीदा था, तो हमारी हेल्थ, हमारी जिंदगी और आखिर हमारी सोसाइटी का फ्यूचर किसके हाथों में जा रहा है? ये थॉट वाकई डर पैदा करने वाला है, और होना भी चाहिए। मेडिकल प्रोफेशन दुनिया का वो अकेला पेशा है जहां गलती या नकली काबिलियत की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। एक छोटी सी मिस्टेक किसी की जान ले सकती है। बिल्कुल सही बात है। और इस मामले को आम लोग ठंडे बस्ते में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि कल को यही डॉक्टर हॉस्पिटल में आपको या मुझे ट्रीट करेंगे। इस सीरियसली परेशान करने वाले लेकिन जरूरी थॉट के साथ हम आज की इस चर्चा को यहां खत्म करते हैं। इस बात पर घर पर जरूर सोचिए, आसपास डिस्कस कीजिए और इन सवालों को उठाते रहिए। बहुत जल्द एक नए और जरूरी टॉपिक पर डीप डाइव लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।